नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 8। महाराष्ट्र में एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई में शरद पवार गुट को आज बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया है। शरद पवार गुट से चुनाव आयोग ने नया नाम और चिन्ह चुनने के लिए कहा है। नया नाम चिन्ह बताने के लिए शरद पवार को कल दोपहर 3 बजे तक की मोहलत दी गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े मुंबई से। रौनक, का वाकई में बहुत बड़ा झटका है शरद पवार को, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया और अब जो उनको अपना अलग से चुनाव चिन्ह वगैरह चुनना होगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका शरद पवार के लिए माना जा रहा है। मुख्य तौर पर ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि जिस तरह का फैसला शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने दिया था, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर भी चुनाव आयोग ने अजीत पवार को पार्टी और इसके अलावा जो पार्टी का चिन्ह है वो भी देने का फैसला लिया है। मैं आपको बता दूं कि 27 फरवरी को महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होना है और उसके पहले ये एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला शरद पवार गुट के खिलाफ यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और अजीत पवार फैक्शन पिछले कई दिनों से लगातार इस बात का दावा भी कर रहा था कि जिस तरह का फैसला शिवसेना को लेकर दिया गया था, उनके पास विधायकों की एकनाथ शिंदे के पास संख्या ज्यादा थी, सांसद की संख्या उनके पास ज्यादा थी, उसी तरह अजीत पवार की अगर बात की जाए तो 54 में से 41 ऐसे विधायक है महाराष्ट्र के जिन्होंने अजीत पवार के पक्ष में शपथ पत्र चुनाव आयोग में दिया हुआ है, जबकि 5 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है उन्होंने दोनों तरफ यानी शरद पवार को भी समर्थन देने का शपथ पत्र दिया और अजीत पवार को भी। तो मुझे लगता है कि जो फिलहाल इन 5 लोगों के शपथ पत्र जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए है। और इसी तरह से जो एनसीपी के 3 सांसद है उनमें से एक सांसद अजीत पवार के साथ है, एक शरद पवार के साथ है और एक ऐसे सांसद है जिन्होंने दोनों तरफ पर शपथ पत्र दिया है। तो चुनाव आयोग ने ये सब बातों को ध्यान में रखते और इतना ही नहीं तो नागालैंड में जो एनसीपी के 7 विधायक इस वक्त काम कर रहे हैं, वहां की सरकार के साथ भी, वो वहां बीजेपी लेड सरकार है, उनके साथ उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। उन्होंने भी अजीत पवार को ही अपना समर्थन जो है वो शपथ पत्र के जरिए दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव से पहले और इतना ही नहीं तो जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है उनका भी फैसला डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर आने जा रहा है और उसके लिए एक बड़ी यहाँ पर जीत जो है अजीत पवार की इसको लेकर मानी जा रही है, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार दोनों की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की गई है और चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक उन्हें फैसला जो है वो सुनाने के लिए कहा है। बिल्कुल, कल दोपहर 3 बजे तक की मोहलत दी गई है और नया नाम और चिन्ह शरद पवार को बताना होगा अपनी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। वो रायबरेली या अमेठी से इसमें जुड़ सकते हैं। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता दिया है, उन्होंने मंजूर कर लिया है ये न्योता। और रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव को कहते सुना गया था कि हमें न्योता नहीं मिलता है, तो एक न्योता मिल गया है और अपने आप में जो इंडिया अलायंस है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और फिलहाल 2 दिन पहले बाराबंकी में अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का उनको आमंत्रण मिला है, तो उन्होंने कहा आजकल बड़े लोग हमें न्योता नहीं देते हैं। और वो एक तरह का सटायर कांग्रेस पार्टी पे था। हालांकि दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए और अखिलेश यादव ने 11 सीटें यूपी में कांग्रेस को दी हैं, लेकिन ये न्योता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अखिलेश यादव को भेजा गया। और अखिलेश यादव ने कहा है कि 16 फरवरी को जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में दाखिल होगी, उसके बाद जब वाराणसी के रास्ते अमेठी और रायबरेली पहुंचेगी तो वहां किसी दिन अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे। तो 2017 की वो तस्वीर जब यूपी में विधानसभा चुनाव था और अखिलेश और राहुल 2 लड़कों का साथ बना करके घूम रहे थे, कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में दिखाई देगी जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ होंगे। तो इंडिया अलायंस के लिए एक कम से कम राहत भरी खबर है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने पहले अपनी मर्जी से 11 सीटें अनाउंस कर दी और अपने कैंडिडेट्स की पहली सूची 18 कैंडिडेट्स की जारी कर दी थी। तो उसके बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, लेकिन एक थोड़ा सा इंडिया अलायंस के लिए बेहतर खबर
बंगाल, पंजाब और बिहार के बाद यूपी से, जहां अखिलेश और राहुल फिलहाल सारे विवाद दूर करके एक साथ दिखाई देंगे और एक संदेश देंगे कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में मजबूती से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया अलायंस के लिए कि मजबूती दिखे और रायबरेली में आगे अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। और आज देश 3 कानून की राह पर एक तरह से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी या कॉमन सिविल कोड पेश हुआ है, जिस पर अब आपको बता दें सरकार महिला और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना है। बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल में बढ़ाने का प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लड़के लड़कियों को विरासत में बराबर अधिकार। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान और मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकेंगी। तो एक तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा जारी है, कहा जा रहा है कल भी होगी। दूसरा कानून है, एक और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं हम आपको, पेपर लीक के ऊपर। नकल और पेपर लीक पर बिल लोकसभा में पास हुआ है। ये यूसीसी की तस्वीर है। अब एक और जो कानून है, दूसरा कानून जिस पर आगे बढ़ा जा रहा है, वो पास हो गया आज लोकसभा में भी। वो है किस तरह से जो नकल है और पेपर लीक पर बिल लोकसभा में पास हो गया। इसके राज्यसभा में पास होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह के पेपर लीक, आंसर की के लीक पर 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और एक और कानून जिस पे आज मुहर लगी है वो उत्तर प्रदेश का कानून। अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट हादसों को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है और इससे जुड़े लिफ्ट बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। जिस तरह से हादसे वहां पे बढ़ रहे थे लिफ्ट के, इसको गंभीरता से लिया राज्य सरकार ने और अब यहां पर कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी है। अपना बंदा निकलता हुआ लिफ्ट से। क्या नाम है आपका? अंकित आपका नाम? आओ जी, आओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? और अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। और अब आपको बता दें, लिफ्ट में होने वाले हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लिफ्ट पेश किया है, कानून बनने के बाद ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय होगी। एक रिपोर्ट इस पे बता देते हैं आपको कि बिल्डर और लिफ्ट का रख रखाव देखने वाली एजेंसियां हादसे की सूरत में जिम्मेदार होंगी। और अब अगली खबर बताया जा रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई बताई जा रही है कि वो जिस तरह से राज्यों में आगे बढ़ रही है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड होती हुई आगे बढ़ रही है, तो इंडिया अलायंस पर बिखराव के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और मिलकर ही चुनाव हम आगे लड़ेंगे। ये आज राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा है। That's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not, part of the alliance. और आपको बता दें कि किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को डैलस में भी, अमेरिका में उनको समर्थन मिला है। एक रोड शो वहां पर निकला है, वो तस्वीरें भी आज सामने आई हैं।
और आइए एक बार फिर से हम रुख करते हैं। आज उत्तराखंड में जिस तरह से यूसीसी पर विधानसभा में चर्चा चल रही है, बहुत अहम है ये कानून और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जिसको कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है और खास तौर से महिला और बाल अधिकारों के लिए इस पे आगे बढ़ा जा रहा है। नेतागण क्या कह रहे हैं, विपक्ष के नेतागण, सत्ता पक्ष के नेतागण, आइए सुन लेते हैं उनको क्या क्या उनको कहना है। 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से, भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस देश में हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ऐसा नहीं है। यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस देश में 4 जातियां हैं, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, और इससे अलग हट करके जो सोचने वाले हैं उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। और उत्तराखंड में यूसीसी बिल को लेकर मुसलमानों के एक संगठन ने समर्थन जताया है। जमायत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सऊदी समेत दुनिया के तमाम मुस्लिम बहुल देशों में है और यहां तक कि अमेरिका जैसे देश में लागू है। ऐसे में भारत में इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। कौमी चौपाल हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसके अंदर जो भी सामाजिक फैसले होते हैं वो चौपालों के माध्यम से, चौपालों के जरिए हमेशा हुए हैं। चौपाल मीन्स के सामाजिक बातचीत का एक मंच है और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा उत्तर प्रदेश में हम लगभग 23 लोकसभाओं में 4100 गाँव और पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम जाने वाला है। हमारा जो फोकस है वो 23 लोकसभाओं पर है। जो मुस्लिम आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर कौमी चौपाल लगा करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम हैं उनको बताने का काम करेंगे और जो समाज भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखता है उसको सरकार को बताने का काम करेंगे, पुल का काम करेगा। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा कारखाने में ब्लास्ट से 11 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 4 महिलाएं हैं। हादसे में 175 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया। ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। इमारतें एक तरह से बिल्कुल बहुत उन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। और आपको बता दें SDRF NDRF की टीमें तो हैं ही, सेना की मदद ली जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया घायलों को ले जाने के लिए। छापेमारी और नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी और प्रवर्तन निदेशालय आमने सामने दिख रहे हैं। एक तरफ आप ने ईडी पर आरोप लगाए, दूसरी तरफ ईडी ने आरोपों को झूठा बताते हुए कार्रवाई की धमकी दी है। जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। कल ही आप नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने ऐलान किया था कि आज सुबह 10 बजे वो ईडी के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगी, लेकिन ये प्रेस वार्ता हो पाती इससे पहले ही ईडी ने आपसे जुड़े कई नेताओं पर जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी की। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है उनमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ND गुप्ता के कार्यालय के अलावा कुछ अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई। सूत्रों के बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी में 12 से ज़्यादा परिसरों में तलाशी ली गई। इस पूरे मामले में आतिशी और मीनाक्षी लेखी ने वार पलटवार किया। कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए
आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे पर एकजुट हो गए हैं। यहाँ पूर्ण राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल है। भूख हड़ताल शुरू करने की तारीख 19 फरवरी दी गई है। लद्दाख के लोग ये भी चाहते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए। भूख हड़ताल पर जा रहे लोगों ने साफ कहा है कि इसमें और भी लोग शामिल होंगे। केंद्र ने इस पर हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है।